वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट सॉल्यूशन 24x7 में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जिस शेयर के बारे में बात करेंगे दोस्तों वो है केपीआईटी टेक का। और केपीआईटी टेक का देखिए बात करें तो चार्ट पे जो चीज़ें दिख रही हैं उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद इसके टारगेट को समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका जो है सपोर्ट प्राइस कहाँ पे होना चाहिए और किस प्राइस पे आपको खरीदने से ज़्यादा फायदा हो सकता है। इसका वैल्यूएशन वाइज देखा जाए तो फेयर वैल्यू क्या होगा वो भी मैं बताऊंगा और उसके साथ ही डिस्कस करेंगे इसके पूरा फंडामेंटल। तो उसको डिस्कस करने के पहले मैं चाहूंगा जो लोग नए हैं इस चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेशन आपको फ्यूचर में टाइम पे मिल जाए और आप इसका फ़ायदा उठा सकें। देखिए दोस्तों कुछ दिनों से देखा जाए तो इसमें केपीआईटी में देखा जाए तो एक उछाल के बाद जो है सेम लेवल देखने को मिल रहा है और ये एक दो बार नहीं 3 टाइम्स हो चुका है। यदि बात कर ले देखिए इसकी हाई की बात कर ले दोस्तों तो इसने जो हाई लगाया था वो है 385 के आसपास का और 385 का हाई जो है आपका 16 अगस्त को लगा था, पहला हाई लगा था। और उस हाई को देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे देखा जाए फिर नीचे के लेवल लगातार देखने को मिले थे और 7 to 8 ट्रेडिंग सेशन में जिसने जो है आपको वहां से 70-80 रुपए की गिरावट दिखाई। 80 रुपए गिरावट के बाद जो है ये 300 के लेवल के पास जो है क्या करता है सपोर्ट लेता है और अगेन जो है ये करीब 48 का हाई लगाता है। और इस लेवल के बाद जो है मतलब ये देखा जाए 24 से फिर ये जो है 21 को यानी एक महीने बाद थोड़ा सा ऊपर यानी 305 के लेवल को टच करता है और फिर यहाँ से देखिए ये ऊपर की तरफ क्लोजिंग देता है। और क्लोजिंग बेसिस पर देखा जाए दोस्तों तो जो लोएस्ट क्लोजिंग थी वो था आपका यदि देखा जाए तो 16 सितंबर के माह में देखा जाए तो आपको 315 के 14 के आसपास था और इसके पहले देखा जाए 24 अगस्त को तो क्लोजिंग बेसिस पे 317 का प्राइस मिल रहा था। और वहीं पे अभी की बात करें तो फिर देखें यहाँ से देखा जाए तो 3 ट्रेडिंग सेशन में इसने 375 का हाई लगाया और ये हाई जो क्लोजिंग देखा जाए तो इसने जो हाईएस्ट क्लोजिंग दी थी 364 के, इसके पहले की जो क्लोजिंग थी दोस्तों वो भी 364 के आसपास था यानी दो बार इसने जो है सेम लेवल पर क्लोजिंग दी। बट सेम देखा जाए तो नेक्स्ट डे जो है ये जो है नीचे की तरफ ओपन होता है और वहां से देखा जाए तो क्लोजिंग जो देता है 358 का देता है यानी यहाँ सस्टेन नहीं होता है। तो आप बात को समझिए दोस्तों, यदि ये शेयर आपने कहाँ खरीदा होता, यहाँ खरीदा होता और सेम लेवल पर, इसलिए बोलता हूँ आप इस क्लोजिंग बेसिस को आप टारगेट रखते तो आपका टारगेट अचीव हो जाता और यहाँ से निकलने के बाद नेक्स्ट डे आप इंतजार करते हैं क्योंकि ये फर्स्ट हाईएस्ट था। यदि क्लोजिंग होती है तो आपको ये देखना होता है कि ऊपर की तरफ ओपनिंग देता है तो ठीक है, इसका मतलब है कि हाई की तरफ बढ़ेगा। यदि नीचे की तरफ होता है तो फिर आप वहां से क्या करते पोजीशन काट देते हैं और फिर जो है आपको इस लेवल के ऊपर यानी 370 के आसपास जब ऊपर निकलेगा तो आप इसमें पकड़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ से देखिए फिर इसने जो नीचे का लेवल दिखाए हैं और फिर देखा जाए 302 के 304 के लेवल को टच किया है, नहीं एक बार दो बार तीन बार देखा जाए तो इसने लोएस्ट लेवल टच किए और यहाँ से देखा जाए तो फिर इसने जो है एक हाई लगाया था 32 का और 32 के बाद आज देखा जाए तो करीब 19 के लेवल पे इसने क्लोजिंग दी है। और यहाँ पे देखा नेक्स्ट लास्ट डे देखा जाए तो 314 पे इसने सपोर्ट लिया है और 314 से बन गया था, यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस था। तो 314 के नीचे जाता है तो आप मान के चलिए कि 305 जो है वो आपका टच होगा ही होगा, ये जोन में आ जाएगा और यहाँ पे शेयर मिलता है दोस्तों तो यहाँ पर रिस्क लिया जा सकता है। अब बात करें कि यहाँ से रिस्क लेंगे तो कहाँ जा सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे यदि आप लेते हैं तो आपका नेक्स्ट जो लेवल होगा, जो सपोर्ट लेवल होगा वो ये लेवल होगा जहाँ पे ये रेड कैंडल बना था और काफी समय यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करने की कोशिश किया था। अब वो लेवल हो जाता है आपका 395 का, तो इमीडिएट लेवल 395 और यहाँ पर देखिए सपोर्ट लेता है 395 और उसके बाद जो ये रेड कैंडल टच कर रहा है नीचे की तरफ 280, तो ये आपका डिसाइसिव मतलब फाइनल आपका जो स्टॉप लॉस होगा 280 का। और यदि आप बहुत शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं 2-3 दिन के लिए कर रहे हैं तो आपका 296 का सपोर्ट मिलना चाहिए मेरा मानना है, नहीं तो 280 का यदि आप सपोर्ट लेते हैं तो आप सेफ इसमें बने रहिए और 1-2 महीना इसमें बने रहते हैं। और निफ्टी जो है जैसे नीचे की तरफ जा रहा है तो ऑब्वियस है कि ये भी ड्रैग होगा और थोड़ा सा भी निफ्टी में संभलता है तो ये फिर जो है एक लेवल को टच करने की कोशिश कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। अब बात कर ले दोस्तों इसकी चाल की तो लास्ट देखिए नवंबर में सेम
यदि नवंबर एक साल पहले की चार्ट देखें तो आप देखेंगे नवंबर और अक्टूबर के मंथ में कैसे इसने चाल दिखाई थी। तो देखिए ये लेवल है आपका 2 नवंबर को, जहां पे इसने लो लगाया था 90 रुपीज का क्लोजिंग बेसिस पे। और यहाँ पे देखा जाए तो नवंबर से जो आप देखें तो 31 दिसंबर तक, यानी 2 महीने तक इसने जो है ऊपर की तरफ जो है अच्छे खासे जो है वॉल्यूम जनरेट हुए। यहाँ देखिए वॉल्यूम अच्छा खासा जनरेट हुआ है इस लेवल के आसपास जो है, यानी आपका निकलता है आपका 213 पे काफी समय गुजारता है। आप देखिए 12 नवंबर से आपको मिल जाता है 24 दिसंबर तक, और 24 दिसंबर को 213 निकलता है। तो देखिए अच्छा खासा जो है यहाँ से आपको 145 का लेवल मिलता है, यानी यहाँ से 30 रुपए का 30 से 35 रुपए का जंप देखने को मिलता है। तो आपको यदि इस लेवल पर खरीदना था तो यहाँ पे यदि आप यहाँ पे देख रहे होते शेयर को इस लेवल पे, तो आप इंतजार करते कि इस लेवल को निकले या इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे दे या 14 के ऊपर। तो जिस दिन ये 14 पे क्लोजिंग देता है या उसके ऊपर निकलता है और अच्छे खासे वॉल्यूम भी देखिए, तो वॉल्यूम जबरदस्त होती है तो वहां बनते हैं, तो आपको तुरंत जो है आपको 5-6 ट्रेडिंग सेशन में यहाँ फायदा मिलता है। और ये कॉन्सल्टेशन देखा जाए तो फिर बरकरार रहता है आपका 25 से लेकर मार्च तक, यानी आपका ये समय था जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने जो है इसने लेवल जो थे 126 का क्लोजिंग बेसिस पे देखा जाए तो 131 के बीच में काफी समय जो है इसने गुजारा, यानी 10 रुपए के जोन में ये काफी समय गुजारा। उसके बाद से इस लेवल को जब तोड़ता है दोस्तों, तो यहाँ से तो बहुत अच्छी रनिंग आती है। और देखिए करीब करीब 245 का एक लेवल दिखता है जहां पे कंसोलिडेशन ये दिखाता है, और यहीं पे जिस लेवल को तोड़ता है तो फिर ये लेवल जो है आपका क्या हो रहा है, ये सपोर्ट लेवल बनता है और फिर यहाँ से बहुत अच्छी रनिंग आती है। और इसी लेवल के आसपास जब ये रनिंग यहाँ पे था तो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, और यहाँ से देखिए यदि इस लेवल के आसपास हमने डिस्कस किया था, और उसके बाद देखिए करीब करीब जो है यहाँ से आपको 30% से ज़्यादा का रिटर्न यहाँ पे मिल गया था। तो यहाँ पे और सेकेंड टाइम जब नीचे आया था फिर मैंने बनाया था और कहा था कि आपको ये लेवल मिल सकता है, और वहाँ पे मैंने सब लेवल हर बार डिस्कस करता हूँ, वहाँ निकलिए और फ्रेश एंट्री तब मारिए जब ये लेवल सारे टूट जाते हैं, क्योंकि ये लेवल सारे टूटेंगे, क्योंकि 2 बार इसने रिजेक्ट कर दिया है, एक बार देखिए 2 बार, और देखा जाए 3 टाइम्स इसने बॉटम बना लिया है और 4 टाइम्स ये ऊपर के नीचे की तरफ अभी आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, एग्रेसिवली नहीं करना है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्यूमुलेट करते हैं तो फिर आपको ये चांसेस है कि आपको 60 के लेवल मिल सकते हैं। तो यहाँ से 60 का लेवल परसेंटेज वाइज देखा जाए तो करीब करीब 20% होता है दोस्तों। तो यहाँ से 15 to 20% का मुनाफा आपको शॉर्ट टर्म में आराम से मिल जाता है। तो इस तरह के शेयर में को ध्यान में देना चाहिए। तो ये था आपका टेक्निकल चार्ट। अब बात कर लेते हैं वैल्यूएशन कहाँ पर। देखिए दोस्तों, इसका वैल्यूएशन बात किया जाए तो मुझे जहां तक लगता है इसका फेयर वैल्यू जो है 258 के आसपास आना चाहिए, लगभग वहीं 300 में मिलता है तो बुरा नहीं है, यहाँ पे एक्यूमुलेट किया जा सकता है। बात कर ले इसका मार्केट कैप था तो देखिए 8679 का है। और ये बात करें आरओसी का तो 14 है, ठीक ठाक है। 15 मैं खोजता हूँ। आरओई देखा जाए तो रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड जो है 12.6% का है। और बात किया जाए इसका 3 साल का प्रॉफिट का दोस्तों, तो वहां पे काफी अच्छा कर रहा है। 707% का 3 साल का प्रॉफिट वेरिएशन है। और यहीं पर देखा जाए डेप्थ देखा जाए 230 का है, तो यहाँ पे डेप्थ काफी कम हुआ है, 188 का प्रॉफिट है। और फेस वैल्यू जो है 10 का है। डिविडेंड थोड़ा कम देती है। लो देखा जाए तो 89-90 के आसपास का, और हाई जो है 385 का। और यहाँ पे टारगेट हम लोग 64 का पहले ले रहे हैं, और वहां से निकलता है 85 निकलता है, क्लोजिंग देता है, तो फिर हम यहाँ से नेक्स्ट लेवल डिसाइड करेंगे। तो बात करें ये कंपनी काम क्या करती है। और दूसरी बात है इसमें देखा जाए दोस्तों तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देख लें, तो यहाँ पे वो देख लेते हैं कि होल्डिंग क्या है। तो देखिए मार्च में देखा जाए, सितंबर माह देखा जाए तो यहाँ पे डीआई ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है 1.85%। वहीं पे म्यूचुअल फंड का होल्डिंग देखा जाए तो उन्होंने थोड़ा कम किया है, तो वहां पर देखा जाए तो 12.3% से 10.73% किया है। जबकि एफआईज ने अपने होल्डिंग जो है बढ़ाई है, तो डीआईज ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है और एफआईज ने जो है अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। और डीआईज ने कितनी बढ़ाई है, देखिए 19.82% से 20.90% कर लिया है, लगभग 1.08% एफआईज ने बढ़ाया है। और वहीं पर डीआईज ने भी 1.85% किया है, जीरो से इसमें घुसे हैं। और बात कर ले यहाँ पे रिटेल का, तो रिटेल का जो है यहाँ पे 11.46% स्टेक है, और अदर पार्टीज का 14.9%। प्रमोटर जो है 40% इसमें स्टेक रखता है। और इसमें से माइनर सा छोटा सा जो पार्ट है प्लेज है 0.85%, जिसको निगलेक्ट किया जा सकता है। और ये चीजें थी। और इसमें देखा जाए
तो यहाँ पे पीयर कंपटीटर में देख ले दोस्तों, वहाँ पे क्या चीज़ें मिलती है, क्योंकि पीयर कंपटीटर भी देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे देखें दोस्तों क्या मिलता है हमें। देखिए यहाँ पे बात करें तो जो पीबी रेशियो है इसका जो है 7.25 है, यानी अपने बुक वैल्यू से 7.7 टाइम्स से ऊपर ट्रेड कर रहा है। पी बता ही दिया था। यहाँ पे डिविडेंड कम है। वहीं टाटा कंसल्टेंसी, इन्फोसिस और विप्रो का देखा जाए तो काफ़ी चीप वैल्यूएशन पे है वहाँ पे। लेकिन जिस क्षेत्र में ये काम करती है उसके फ्यूचर के बारे में फिर बात कर लेते हैं कि इतने महंगे, इन सब की तुलना में यहाँ पे जब वैल्यूएशन ज़्यादा है तो क्यों इसको खरीदें। तो देखिए ये जो काम करती है वो अलग ही फील्ड में काम करती है। यहाँ पे बात करें तो कार ऑटोमेशन में काम करती है ये कंपनी। और यहाँ पे बात कर ले तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी एम्बेडिंग सिस्टम, जो IoT, जो आपका ऑटोमेशन है कार का, तो उसमें जो सॉफ्टवेयर लगते हैं वो चीज़ें प्रोवाइड करती हैं। और इसके क्लाइंट की बात किया जाए दोस्तों, इसके क्लाइंट में आप देखिए BMW जैसे इसके जो कंपनी है वो इसकी क्लाइंट है। और इसका जो मैक्सिमम जो आता है रिवेन्यू वो अमेरिका से आता है, 41% रिवेन्यू US से आता है, और वहीं यूरोप से 39% आता है। तो इन सबको जोड़ लिया जाए तो 80% रिवेन्यू उनका आउटसाइड से आता है, 20% जो है रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से आता है, उसमें जो है इंडिया भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जर्मनी का जो ग्रोथ इंजन ऑफ कंपनी जो है वो इसको यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, क्या डिटेल क्या है। तो डिटेलिंग देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा सा देख ले तो यहाँ पे जर्मनी हैज बीन द ग्रोथ इंजन ऑफ द कंपनी। इस कंपनी का जर्मनी जो है सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट करता है सॉफ्टवेयर का, वो जो रेवेन्यू आता है वो जर्मनी से आता है। आपको पता है कि जर्मनी के बहुत बड़े बड़े कार मैन्युफैक्चरिंग में बात किया जाए तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं। और रिवेन्यू ब्रेकअप देखा जाए तो कंपनी का जो अर्न करती है 75% रिवेन्यू फ्रॉम पैसेंजर व्हीकल से, और कमर्शियल व्हीकल से 23%, और अदर से देखा जाए तो 2% होता है। तो कुल मिला के इनका जो है व्हीकल्स में ज़्यादा पेनिट्रेशन है। और वहाँ बात करें 75 और 23%, मतलब 98% जो है ये कार मैन्युफैक्चरिंग और पैसेंजर व्हीकल्स में है। वहीं पे बात किया जाए तो वेरियस अदर चीज़ों में देखा जाए तो पावर ट्रेन में 34% है, ADAS तो मतलब ऑटोमेशन ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम जो है 23% जो है रिवेन्यू इसका जो है देता है। और कनेक्टेड व्हीकल्स की बात किया जाए वहाँ 13% रेवेन्यू जनरेट होता है। वेरियस प्रैक्टिसेस अकाउंट देखा जाए तो रेस्ट 30% रेवेन्यू वहाँ से जनरेट होता है। अब बात कर ले यहाँ पे जो ऑटोनोमस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम है, ये काफ़ी आने वाले समय में बढ़ने वाला दोस्तों। जहाँ 23% है, ये बहुत अच्छा इनको ग्रोथ देगा। और आने वाला था फ्यूचर जो है वो आपको पता है कि ऑटोनोमस ड्राइविंग में ही जाने वाला है। और काफ़ी इंटीग्रेशन जो कार में होने वाले हैं। आपको पता है कि अभी पहले हम लोग जब देखते थे तो उसमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कार के अंदर बहुत कम होता था, या बसेस के अंदर या पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर बहुत कम होता था। आज के डेट में हर चीज़, चाहे वो GPS हो, चाहे वो फ़ोन कनेक्टिविटी हो, किसी भी तरह के कनेक्ट, और चाहे वो एक गाड़ी को दूसरे गाड़ी से कनेक्ट करना हो, यानी मतलब इन्फॉर्मेशन लेने हो, तो वो सारी चीज़ें जो है ये कंपनी प्रोवाइड करने का काम करती है सॉफ्टवेयर डिवीजन के थ्रू। और यहीं पे KPIT का जो है क्लाइंट है, देखिए BMW है और अदर ग्लोबल जो है OEM इसके क्लाइंट है, मल्टीपल सर्विसेज है। और वहाँ पर बात किया जाए ग्लोबल OEM में इस टॉप 17 क्लाइंट्स अकाउंट फॉर 84, तो टॉप 17 जो है ग्लोबल मार्केट में वो 84% रिवेन्यू जो है इसके लिए जनरेट करते हैं। और स्ट्रेटजी फोकस रखता है और ऑटोमोबाइल क्लाइंट में इन द इंडस्ट्री ऑफ जनरेटिंग रिवेन्यू। और फॉर्मेशन देखा जाए इस कंपनी का दोस्तों तो 3 स्टेप कॉम्प्लेक्स डील बिटवीन KPIT टेक्नोलॉजी एंड CK बिरला ग्रुप बिरला सॉफ्ट। तो पता चल रहा है KPIT एंड बिरला सॉफ्ट का जो है दोनों कंपनी का अपना कोलैबोरेशन है। और दोनों को मिला देने से क्या होता है, दोनों का जो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट का काम करती है। जो काम KPIT नहीं कर पाती है वो बिरला सॉफ्ट कर पाती है। इसलिए इसके बाद नेक्स्ट जो मैं सॉफ्टवेयर के बारे में बात करूंगा, शेयर के बारे में बात करूंगा, वो बिरला सॉफ्ट का होगा। उसका भी चार्ट हम लोग रीड करेंगे। तो इसलिए कहता हूँ आप एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको उसके बारे में भी पता चल जाए। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों। और बात कर लें यहीं पे, अब देखा जाए थोड़ा न्यूज़ के बारे में, तो रिसेंट क्या एक्विजिशन रहा है वो थोड़ा देख लेना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा आ जाते हैं न्यूज़ पे और न्यूज़ देख लेते हैं क्या न्यूज़ इस में देखने को मिला है। तो यहाँ पर रिसेंट यदि देखा जाए तो KPIT जो 1 महीने पहले का देखा था, KPIT टेक्नोलॉजी टू एक्वायर फ्यूचर मोबिलिटी सोल्यूशन फॉर अप टू
15.6 मिलियन यूरो में जो है इस कंपनी को एक्वायर किया है, फ्यूचर मोबिलिटी सॉल्यूशन को। और वहीं पे 25% स्टेक इसने उसमें उठाया है, जो जर्मन बेस्ड कंपनी है फ्यूचर मोबिलिटी, ये जर्मन बेस्ड कंपनी है। और रिमेनिंग 25% स्टेक जो है जर्मनी बेस्ड फ्यूचर मोबिलिटी, रिमेनिंग जो है 25 तक उठा लिया जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है, एक्विजिशन भी कर रही है कंपनी। तो मुझे लगता है फ्यूचर अच्छा खासा है और फ्यूचर में इसको आपको अच्छा खासा प्राइस मिल सकता है, ये मेरा मानना है। बाकी आप क्या कीजिए, आप एक रिसर्च कीजिए और अपने या तो अपने फाइनेंशियल एडवाइस लेके ही इस चीज को वैलिडेट कीजिए जो हम लोग बात कर रहे हैं। और वैलिडेशन हो जाए और आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज हो जाए तो आप फिर इसमें इन्वेस्ट या ट्रेड या कोई भी चीजें जो है खरीद फरोख्त कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताइएगा। और चार्ट की बात करें, चार्ट पे जरूर ध्यान दीजिएगा, ये चार्ट आप याद रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। बाय बाय।